हाँ जी दोस्तों, आपके सामने पेश होने जा रहा है हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। और मैं दीपक पांचाल आज आपके लिए लेकर आऊँ एक नई वीडियो। और इस नई वीडियो में आज हम जानेंगे अपने उस टॉपिक को, जिस टॉपिक को हमने बीच में नहीं कह सकते एंड किया था, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ये है पार्ट 3। और इस पार्ट 3 में आज हम जानने सीखने जा रहे हैं हिस्ट्री का जो पोर्शन हमारा चल रहा था। जैसे कि आप लोगों को याद है, मैं आप लोगों को महाजनपद पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था मैं आपको? महाजनपद। और इस महाजनपद में हमने 2 वंशों के बारे में स्टडी कर लिया था। वंश एक, इसमें हमने इन वंश जो स्टडी कर चुके थे वो था हर्यक वंश। और दोस्त मेरे, इसमें दूसरा वंश हमने जो किया था, इसमें हमने दूसरा वंश कर लिया था नागवंश। कौन सा कर लिया था? नागवंश। और आज हम जो इसमें तीसरा वंश करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं नंदवंश। आज कौन सा वंश करने जा रहे हैं? नंदवंश। आज हम कौन सा वंश करेंगे दोस्त? नंदवंश करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपने, ये था शिशुनाग वंश, सॉरी ये कौन सा था? शिशुनाग वंश। आज हम करेंगे नंदवंश। इस नंदवंश में जैसे हमने इसमें देखा था, शिशुनाग वंश में देख लिया था कि इसका जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक जो हमने लास्ट की वीडियो में किया था स्टडी, इस शिशुनाग वंश का दोस्त क्या था? अंतिम शासक जिसका नाम था नंदीवर्धन। जिसका नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, जिसका नाम क्या था? नंदीवर्धन। इसी नंदीवर्धन की हत्या एक शासक ने की थी जिसका नाम था महापद्म नंद। जिसका नाम था महापद्म नंद। और नंद वंश की स्थापना कर दी। नंद वंश की स्थापना। तो नंद वंश का जो आप कह सकते हो, आपसे अगर पूछा जाए कि संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर होगा महापद्म नंद। तो मेरे दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक कौन हो गया? महापद्म नंद। ये नंद वंश का संस्थापक होगा। इसके कुछ उपनाम हैं, आप इसके कुछ उपनामों से इसको जान सकते हैं। जैसे इसको कहा जाता है सर्व क्षत्रिय आतंक। आतंक मतलब कि मैं समझाता हूँ इसको कहा जाता है सर्व क्षत्र आतंक। इसको एक नाम और है दूसरा परशुराम। क्या नाम है? दूसरा परशुराम। समझो, इस व्यक्ति ने जो ये व्यक्ति है महापद्म नंद, इसने अपने टाइम पीरियड पर जो शासक हुए हैं उन शासकों को हराया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जो परशुराम जी है उन्होंने अपने बल पर जो है पृथ्वी को क्षत्रिय मुक्त कर दिया था, अपने बल पर। उसी आधार पर इस व्यक्ति ने, महापद्म ने, अपने जो समकक्ष राजा हुआ करते थे उन सभी राजाओं को हरा दिया। और हराने की वजह से इसको इतिहासकारों ने या उस टाइम के लोगों ने दूसरे परशुराम की उपाधि दी, और जिसको हम सर्व क्षत्रातंक कहते हैं। ये चीज याद रखेंगे। इसी वंश में एक महान शासक हुआ है। इसी वंश में एक महान शासक हुआ है, और उस महान शासक का नाम है धनानंद। उस महान शासक का क्या नाम है? धनानंद। मैं एक जरा इसके बारे में एक बात बताता हूं। पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तब मैं धनानंद के बारे में आपको समझाता हूं। देखिए, जो धनानंद था, धनानंद के टाइम पर एक शासक था। धनानंद के टाइम, एक मिनट जी, बस। धनानंद के समय पर एक शासक था, जो धनानंद का, आप ये समझ लो, जो धनानंद का सेनापति था या उसके दरबार में एक रहता था, उसका नाम था चाणक्य। उसका क्या नाम था? चाणक्य। धनानंद के समय पर एक व्यक्ति ने भारत पर हमला करा, और उस व्यक्ति का नाम था सिकंदर महान। उस व्यक्ति का क्या नाम था? सिकंदर महान। आपने सुना होगा ना, द अलेक्जेंडर। ठीक है, ये इसी का नाम है। तो द अलेक्जेंडर जो सिकंदर थे, उसके टाइम पर भारत पर हमला किया गया। उसने भारत पर हमला करा। जब इसने भारत पर हमला करा तो उस टाइम पर मगध के राजा थे धनानंद, और इनके दरबार में रहते थे चाणक्य। सिकंदर के हमले के बारे में, या सिकंदर की जो वीरता है, या सिकंदर के सेना के बारे में सुनकर ये इतना ज़्यादा घबरा जाता है
कि ये सिकंदर के साथ युद्ध न करके, मतलब कि सिकंदर के साथ इसने युद्ध नहीं किया, बगैर सिकंदर के साथ युद्ध किए इसने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण करने के बाद जब इसने आत्मसमर्पण कर दिया तो इसके और इसके बीच में, मेरा मतलब धनानंद और चाणक्य के बीच में मतभेद हो जाता है। मतभेद होना समझ रहे हैं? मतभेद होने का मतलब यह है, चाणक्य का मानना यह था कि हम उससे युद्ध करेंगे। चाणक्य का मानना था मेरे दोस्तों कि हम उससे युद्ध करेंगे और युद्ध करने के बाद हम लड़ेंगे, बेशक हम हार जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना हमसे होगा कम से कम हम युद्ध तो लड़ेंगे, ताकि ऐसा ना हो अरे युद्ध क्षत्रिय का काम होता है युद्ध में लड़ना और लड़कर मर जाना। हम एक क्षत्रिय की तरह मरेंगे, न कि एक कायर की तरह कि हम उसकी वीरता को देखें, किसी ने कह दिया अरे वो ऐसा है और हम उसकी वीरता को देखने के बाद उससे वही हार जाए, वैसे नहीं। तो इस बीच में इन दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है और मतभेद होकर चाणक्य जो है दरबार छोड़ देता है। दरबार छोड़ा, ये बात याद रखिए। दोनों के बीच में मतभेद हुआ दोस्तों, और मतभेद होने के बाद चाणक्य ने दरबार छोड़ दिया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सिकंदर की, तो सिकंदर के बारे में पहले जरा सी बेसिक बात समझो कि ये एक इंडो ग्रीक, ये कैसा है, एक इंडो ग्रीक है। इंडो ग्रीक, आप इंडो ग्रीक न समझ के आप जरा सी बात ऐसे समझ सकते हो कि ये क्या है, ये एक यूनानी है। यूनानी, इसने भारत पर जब हमला किया, यूनानी है, इसने, इसका जो जन्म हुआ था, पहले जन्म स्थान समझो, जो इसका जन्म हुआ था वो होता है मकदूनिया में। कहां पर होता है? मकदूनिया। मकदूनिया में इसका जन्म होता है। मकदूनिया, जिसे हम ईरान इराक पर्शिया, ईरान इराक वाला जो एरिया जानते हैं वो आज, वो मकदूनिया में इसका जन्म हुआ है। ठीक है, अब इसका जन्म होता, जब इसको गद्दी प्राप्त होती है 1556 में, 356 में इसका जन्म हुआ, 356 बीसी में इसका जन्म हुआ, और भारत पर इसने हमला कर दिया। और हमला करने के बाद जब इसने भारत पर हमला किया, भारत पर इसने हमला किया 300, प्रथम हमला, भारत पर जो प्रथम हमला है वो ये प्रथम हमला करता है 326 बीसी में। और जो ये भारत पर, देखिए जैसे आप लोगों को पता है भारत तो 1947 में पंजाब पाकिस्तान वाले क्षेत्र से अलग हुआ है, उससे पहले ये पूरा एरिया एक भारत में ही अंडर आता था। तो जब इसने दोस्तों हमला किया उस टाइम पर पंजाब यानी कि सिंध वाला जो एरिया है, पंजाब का जो राजा था, पंजाब का जो राजा था, उस पंजाब के राजा का जो नाम था वो था पोरस। कुछ किताबों में आपको पेरू भी लिखा हुआ मिल सकता है, पेरू, पोरस पंजाब। इस पंजाब के राजा पर मकदूनिया के मकदूनिया का जो रहने वाला राजा था, इसका नाम था सिकंदर महान, इसने हमला कर दिया। और हमला करने के बाद इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? इसको हाई स्टेपिज या बिस्ता या फिर विस्ता या फिर झेलम का युद्ध कहते हैं। झेलम का युद्ध कहा जाता है। मेरे दोस्तों आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ रही होगी। पंजाब के राजा पोरस और मकदूनिया के राजा, या मकदूनिया में जिसका जन्म हुआ है, जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है जिसका नाम है सिकंदर महान, इन दोनों के बीच में 326 बीसी में पहला युद्ध होता है भारत में, और जिसे हम नाम से जानते हैं हाई स्टेपिज, बिस्ता या विस्ता या झेलम का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध को इसने जीत लिया। जीतने के बाद जब ये राजा पोरस हार जाते हैं, हारने के बाद सिकंदर महान ने पोरस के राजा से पूछा कि अब आप हार चुके हैं, अब आपके लिए क्या किया जाए। और सुनिए इंटरेस्टिंग बात, इस राजा पोरस ने जवाब क्या दिया वो सबसे इंटरेस्टिंग है। इसने जवाब दिया कि आप जब किसी साम्राज्य को जीतते हैं और साम्राज्य को जीतने के बाद उसके राजा को हरा देते हैं, और हराने के बाद उस राजा के साथ जो काम करते हैं या उस राजा के साथ जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, आप मेरे साथ भी वैसा ही कीजिए, मैं आपसे कोई दया नहीं चाहता। ऐसी बात कहने के बाद जब इन दोनों के बीच में ऐसी बात हुई, तो बात होने के बाद दोस्तों सिकंदर ने पोरस के राजा को माफ कर दिया, और माफ करने के बाद
इसकी संपत्ति वापस कर दी। इसकी संपत्ति को क्या किया मेरे दोस्तों? वापस कर दिया। अब सिकंदर जो है नदियों को क्रॉस करने लगता है। नदियों को क्रॉस करते हुए जैसे इंडिया की ओर यानी कि इंडिया में और अंदर आने लगता है, अब नदियां उसके पास आने लगती है। मतलब सामने उसके नदियां आने लगती है, लैंड पोर्शन तो क्रॉस करने लगा, धीरे धीरे कर रहा है। तो उस सिकंदर के पास एक खास बात यह थी, सिकंदर के दो सेनापति थे। जो उसके सेनापति थे, उसके पास दो सेनापति थे दोस्तों। एक जो सेनापति था, एक था जल सेनापति। एक क्या था? जल सेनापति। और एक था स्थल सेनापति। एक था जल सेनापति और एक था स्थल सेनापति। जो जल सेनापति था उसका नाम था निर्याकस, और जो स्थल सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकोटर। उसका नाम था सेल्यूकस निकोटर। आप बने रहे बिल्कुल, वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जो सेनापति था उसका नाम था, जल सेनापति का नाम था निर्याकस, स्थल सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकोटर। अब जब कभी भी सिकंदर महान को जरूरत पड़ती थी, यानी कि कहने का मेरा मतलब यह है स्थल पर, लैंड एरिया पर जब वो कभी भी युद्ध लड़ते थे तो सेल्यूकस निकोटर उसका नेतृत्व करते थे। लेकिन जब कभी भी पानी की बात आती थी, पानी पर युद्ध लड़ने की, पानी पर काम करने की, तो बात उस पर उस टाइम कौन काम आते थे? निर्याकस। अब भारत की तरफ बढ़ते हुए अब रास्ते में आ जाती है नदी। रास्ते में क्या आई? नदी। और नदी के रास्ते में आने के बाद इस निर्याकस को ऑर्डर दिया गया कि अब हमें नदी क्रॉस करनी है और इस नदी के उस पार जाना है, और जब इस पार जाएंगे तभी तो हम आगे जीत पाएंगे। इसके बारे में इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है कि ये जिस क्षेत्र पर, जिस पर आक्रमण करता था, उसे इतने बुरी तरीके से जीतकर अपने अंडर कर लेता था कि बस पूछिए मत इसके बारे में। इसीलिए निर्याकस ने अपने राजा सिकंदर से कहा कि साहब, जनाब, मालिक, मेरा सेना और मैं दिन रात चलकर इतने थक गए हैं कि हम इस नदी को क्रॉस नहीं कर सकते। इसीलिए आप क्या कीजिए, आप चाहे तो हमारी सबकी गर्दन काट दे, लेकिन जनाब हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो इस निर्याकस के कहने पर जो ये सिकंदर महान है, ये भारत से वापस चला गया। ठीक है, सिकंदर महान भारत से वापस चला गया। अब क्वेश्चन दोस्तों ये बना, भारत में कितने दिन रहता है? भारत में, ठीक है, तो आपका आंसर होगा भारत में 19 माह रहता है। 19 महीने भारत में रहता है, और इस 19 महीनों में बहुत सारी चीज जीत लेता है ये, बहुत। जिस नदी से वापस गया था, नदी का किनारा, उस नदी का नाम था व्यास नदी। उस नदी का क्या नाम था? व्यास नदी। समय क्या था? समय तो ये 323 बीसी में यहां से वापस गया। 323 बीसी में यहां से वापस गया, और 323 बीसी में ये जहां वापस जाता है स्थान, उस स्थान का नाम है बेबीलोन। उस स्थान का क्या नाम है? बेबीलोन, जिसे आज हम बगदाद के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? बगदाद के नाम से। और इसी बगदाद में इनकी मृत्यु, चल बसे, इसी बगदाद में इनकी हो गई मृत्यु। पहले आप ये बताइए, जितनी बात मैंने ये लिखी है उतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही, गुड। आपको मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात बिल्कुल आराम से समझ में आ गई है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसमें से एक एक बात पूछी जाती है। क्वेश्चन सुनिए क्या क्या पूछा जा सकता है। सिकंदर कहां का राजा था, या सिकंदर कहां से आया था? मकदूनिया से आया था। सिकंदर कहां के थे, या सिकंदर जो था जिसने भारत पर आक्रमण किया वो कहां के रहने वाले थे? यूनान, इंडो ग्रीक थे ये। ठीक है, यूनान इंडो ग्रीक थे। इसने, सिकंदर ने भारत पर किस राजा के समय आक्रमण किया? धनानंद के समय आक्रमण किया। भारत पर या मगध पर किस वंश का राज था जब इसने आक्रमण किया? तो नंद वंश का राज था जिस टाइम इसने आक्रमण किया। इसका प्रथम युद्ध भारत में किसके साथ हुआ? तो पंजाब के राजा पोरस के साथ हुआ।
उस युद्ध को किस टाइम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? हाई स्टेपेज बिस्ता विस्ता झेलम के युद्ध के नाम से जानते हैं। मतलब ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है भारत पर सिकंदर ने पहला हमला कब किया? तो 326 बीसी में किया। सिकंदर जो है भारत से कब वापस गया? 323 बीसी में वापस गया। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो 323 बीसी में हुई। सिकंदर वापस कहां गया? तो दोस्तों सिकंदर वापस बेबीलोन जाता है, जिसे आज हम बगदाद के नाम से जानते हैं। यह सिकंदर के बारे में बात थी। अब ये तो हो गई सिकंदर के बारे में बात, लेकिन जब ये यहां से गया तो इसने जो जीती है संपत्ति, उसका क्या होगा? हम बताएंगे उसका क्या होगा। उस संपत्ति को, जीती हुई संपत्ति को अपना जो ये दूसरा सेनापति है ना, दूसरा सेनापति क्या नाम है? सेल्यूकस निकोटर। क्या नाम है दूसरे सेनापति का दोस्तों? सेल्यूकस निकोटर। तो यहां लिखेंगे जितनी भी संपत्ति थी किसको दी? निकोटर लिख देता हूं मैं केवल, बस जीती हुई संपत्ति किसको दे दी इसने दोस्तों? निकोटर को दे दी। अब निकोटर भारत के राज्य मगध पर राज कर रहा है निकोटर। अब एक पैरेलल में ना एक घटना चल रही है, पैरेलल में यानी कि इसी टाइम पीरियड पर एक घटना चल रही है, और वो घटना थी, एक बार ध्यान से समझो। घटना थी, याद हो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये आपको बताया है कि चाणक्य वापस चला गया। चाणक्य, तो चाणक्य को रास्ते में एक बच्चा मिला, ठीक है, बच्चा मिला। उस बच्चे को उन्होंने पाला, अच्छे तरीके से शिक्षा दी, और शिक्षा देने के बाद इसी बच्चे का नाम इन्होंने रख दिया चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम रख दिया? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी बच्चे को, चाणक्य ने इस बच्चे को पाला, बड़ा किया, अच्छे तरीके से शिक्षा दी। जो रणनीति ये जानता था उसी रणनीति के तहत इसको बड़ा किया और अच्छे से समझाया, सिखाया बहुत अच्छे तरीके से। और सिखाने के बाद तब जाकर इस चंद्रगुप्त मौर्य को अच्छी प्रशिक्षण दिया। और प्रशिक्षण देने के बाद दोस्तों, प्रशिक्षण देने के बाद इन्होंने क्या काम किया कि इस बच्चे को किसके साथ? निकोटर के साथ युद्ध करने के लिए कहा। सही समझ गए? क्योंकि इसको ना वो बेइज्जती, जो बेइज्जती हुई थी इसकी, इसने कहा था कि आप युद्ध कीजिए, हम इनको हरा देंगे, हमारी रणनीति इतनी अच्छी होगी कि इनको हरना पड़ेगा। लेकिन धनानंद जो है वो इतना डरा हुआ था मेरे दोस्तों कि उसने युद्ध किया ही नहीं, चाणक्य ने, सॉरी धनानंद ने, और हार गया। लेकिन इसने कहा कि मैं इनको हराऊंगा, और हराने के बाद इसने एक नया एक तरीके से योद्धा तैयार किया, या उस बच्चे को तैयार किया, और उस बच्चे का नाम इन्होंने रखा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य निकोटर जो है, निकोटर, सेल्यूकस निकोटर, ठीक है, इसके बीच में युद्ध होता है अब 305 बीसी में। 305 बीसी में किसके बीच में? ये है निकोटर, सेल्यूकस निकोटर और प्लस मौर्य। सेल्यूकस निकोटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 बीसी में युद्ध हुआ, और जीत किसकी हुई? जीत इसकी होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो सेनापति है वो अपने आप में इतना बुद्धिमान और इतना अपनी रणनीतियों के लिए व्यक्ति माना जाता है, जिसका नाम है चाणक्य। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चाणक्य। और इस चाणक्य व्यक्ति ने इस निकोटर को, सेल्यूकस निकोटर को इतनी बुरे तरीके से धूल चटाई कि इसको हारना पड़ा। अब सेल्यूकस निकोटर को ऐसा लगा कि मैं हार तो गया ही हूं, मैं करूं क्या? सेल्यूकस निकोटर को लगा कि मैं हार गया हूं, मैं करूं क्या? इसी चीज को देखते हुए इस सेल्यूकस निकोटर ने अपनी पुत्री की शादी, अपनी पुत्री की शादी किसके साथ कर दी? शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसने अपनी लड़की की शादी कर दी। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी करने के साथ इस निकोटर ने अपनी हुई जीती संपत्ति की 4 बड़े राज्य या 4 बड़े स्थान, जगह इस को दे दिए। किसको? मौर्य को, सॉरी मौर्य को दे दिए। मौर्य को देने के बाद इससे हो गया।
अब मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य इससे ये चीज न मांग कर इससे एक चीज मांग लेता है, और वो ये कहता है कि आप मुझे ये राज्य न देकर आप मुझे एक दार्शनिक दे। क्या दे? राज्य न देकर मुझे एक दार्शनिक दे जो मेरे राज्य की बात को लिखे, समझे, पढ़े। और चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर सेल्यूकस निकोटर एक दार्शनिक देता है, और जिसका नाम है मेगस्थनीज। जिसका क्या नाम है प्यारे दोस्तों? मेगस्थनीज। लेकिन अगर आपसे बात यहां से पूछा जाता है, देखो यहां से ध्यान समझना, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया एग्जाम में एक बार कि मेगस्थनीज किसका दरबारी था, यानी कि मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था या किसका दरबारी था, किसके दरबार में रहकर काम करता था, क्या नहीं करता था। तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, न कि सेल्यूकस निकोटर। जबकि ये भारत आया सेल्यूकस निकोटर के साथ था, लेकिन दरबार में किसके था? क्योंकि दरबार से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है और दरबार में था चंद्रगुप्त मौर्य। आई होप सो आप इस क्वेश्चन को रिमेंबर करेंगे, बिल्कुल याद रखिए। डन। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये भारत निकोटर के समय भारत आया, लेकिन दरबारी किसका है? ये इसका है। अब जो ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 वर्ष का सूखा पड़ा, 12 वर्ष का अकाल, 12 वर्ष का अकाल पड़ा। और जो जैन धर्मगुरु थे, इनके जैन धर्मगुरु थे, उनका नाम था भद्रबाहु। उनका क्या नाम है दोस्तों? उनका नाम है भद्रबाहु। ये भद्रबाहु किसके? महावीर स्वामी के शिष्य हैं। महावीर स्वामी के शिष्य, महावीर स्वामी के शिष्यों में से एक शिष्य है भद्रबाहु। और ये भद्रबाहु इसके टाइम पर धर्मगुरु थे, भद्रबाहु। और भद्रबाहु के टाइम पर ही पहली, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ही पहली जैन संगीति होती है। ये भी लिख लेंगे कि पहली जैन संगीति, जैन संगीति। आप जानते हैं जैन संगीति क्या होती है? जैन संगीति ऐसे समझ ले सम्मेलन, पहला जैन सम्मेलन, या ऐसे समझ ले बैठक किसके समय पर होती है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर होती है। अब जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा, तो इस 12 वर्ष के अकाल के समय ये जैन धर्मगुरु भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के दोनों चंद्रगिरी की पहाड़ियां, ऐसे लिखेंगे श्रवण बेला, श्रवण बेला, श्रवण बेला कर्नाटक, श्रवण बेला कर्नाटक में पड़ता है। और वहां पर है चंद्रगिरी की पहाड़ी, चंद्रगिरी की पहाड़ी, चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर चले गए और दोनों चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर जाकर रहने लगते हैं और उपवास रखते हैं, उपवास। और इसी उपवास में, इसी उपवास के दौरान, उपवास के दौरान दोनों की मृत्यु हो जाती है, दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, यहां से क्या बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? सुना बात को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि जब दोनों की मृत्यु हुई चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु दोनों 12 वर्ष का अकाल पड़ने के कारण कहां चले गए? श्रवण बेला कर्नाटक, चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर। उपवास के कारण दोनों की मृत्यु होगी उपवास के दौरान, और उपवास के दौरान मृत्यु होने के बाद इन्होंने, जो ये जैन गुरु है ना, जैन गुरु या जैन धर्म के अंदर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु किसके? उपवास के दौरान या भूखे प्यासे अपनी इच्छाओं का त्याग करके हो जाती है, तो वो एक तरीके का संथारा कहलाता है। क्या कहलाता है? संथारा। इसको हम संसलेखना भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संसलेखना भी कहा जाता है। अच्छा, मैं समझ गया बात को, आपको ये बात समझ नहीं आ रही है? संसलेखना क्या होता है? बात से समझे, मैं समझाता हूं, टेंशन काहे ले रही हैं? अरे हम इसीलिए तो हैं, आपको समझाने के लिए तो है, टेंशन बिल्कुल ना ले, मैं समझाता हूं संसलेखना। जैसे कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में मर गया, हिंदू धर्म में मरने के बाद साधु ऐसे नहीं, नॉर्मल कोई साधु हिंदू धर्म में मर जाता है, तो साधु के हिंदू धर्म में मरने के बाद उस
व्यक्ति को मोक्ष कहते हैं कि मर गया भाई, अच्छे तरीके से मोक्ष प्राप्त हो गया, बस यही जैन धर्म का मोक्ष है। ऐसे लिखे, जैन धर्म का मोक्ष क्या है? ये है जैन धर्म का मोक्ष। और हमारे हिंदू धर्म का मोक्ष ये, यहीं पर एक नोट करके लिख ले, बौद्ध धर्म का मोक्ष। बौद्ध धर्म का मोक्ष क्या है? तो बौद्ध धर्म का मोक्ष है महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म का मोक्ष क्या है? महापरिनिर्वाण, जिसको किसने प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया था। जिसको किसने प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने, कहते हैं महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। और चंद्रगुप्त मौर्य की हो जाती है डेथ, चंद्रगुप्त मौर्य मर जाते हैं और मरने के बाद इस साम्राज्य की भागडोर इनके बेटे के हाथ आती है। और इस साम्राज्य की जो भागडोर है इनके बेटे के पास आती है, और इनका बेटा जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा है, पुत्र जो है, उसका नाम है बिंदुसार। क्या नाम है दोस्तों? बिंदुसार। बिंदुसार अब साम्राज्य को संभालता है और ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता, लेकिन इसके टाइम पर एक ऐसे काम होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। मेरी बात क्लियर है? अरे समझ पा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। अगले अध्याय में दोस्तों हम बिंदुसार के बारे में समझेंगे। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, चीजें समझ में आ रही है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप बड़ी कंजूसी कर रहे हैं यार, इतने में तो सब्सक्राइब कुछ इंक्रीज हो जाने चाहिए थे। शेयर करें अच्छे तरीके से, तभी तो बातें होगी, ऐसे कैसे होगा? प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके जो कमेंट है, आपके जो सब्सक्राइब करते हैं, ये सब्सक्राइब बढ़ते हैं, एक मोटिवेशन मिलता है, और इसी मोटिवेशन से एक वीडियो बनाने का और मन होता है। ऐसा करेंगे तो मन कैसे लगेगा? चलिए, धन्यवाद आज के लिए दोस्तों।